वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सबकी फेवरेट फिल्म आ चुकी है तो चलो देखते हैं बिना किसी देरी के। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे पार्टीशन के टाइम हुए दंगों के समय तारा सिंह ने सकीना को उन दंगों से बचाकर उससे शादी कर ली थी और उनका एक बेटा भी था जीते। लेकिन शादी के 8 साल बाद सकीना को पता चलता है कि उसके वालिदैन उन दंगों में मरे नहीं थे बल्कि जिंदा थे, तो वो उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान जाती है। और फिर कैसे तारा सिंह सकीना को पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस लाता है। अशरफ अली जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और सकीना के वालिद होते हैं, वो कैसे अपना मन बदल कर सकीना को तारा सिंह के साथ वापस हिंदुस्तान आने देते हैं। और अब एंट्री होती है गदर 2 के विलन की। कर्नल हमीद इकबाल को दिखाया जाता है उन फौजियों को दफनाते हुए जो कि तारा सिंह के हाथों पिछली गदर में मारे गए थे। कर्नल हमीद को हिंदुओं और हिंदुस्तान दोनों से बहुत नफरत। इसकी वजह यह है कि कर्नल हमीद इकबाल बंटवारे से पहले हिंदुस्तानी आर्मी का हिस्सा था, लेकिन बंटवारे के समय होने वाले दंगों में उसका परिवार भी हिंदुओं के हाथों मारा गया और वो एक कर्नल होकर भी कुछ न कर सका। लेकिन वो पाकिस्तानी फौज का हिस्सा है और अपना बदला किसी भी तरह हिंदुस्तान से लेना चाहता है। कर्नल हमीद इकबाल के पास कुछ हिंदुओं को पकड़ के लाया जाता है जो कि उससे रहम की भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे लोगों ने मेरे परिवार पे रहम किया था जो मैं तुम पे रहम करूं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक मौका देता हूँ। दोस्तों, वो उस हिंदू के सामने एक तरफ गीता और दूसरी तरफ कुरान शरीफ को रखता है और कहता है इन दोनों में से किसी एक को चुन लो और अपनी जिंदगी बचा लो। वो पंडित उठता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर अपना बेटा गीता के ऊपर रख देता है, जिसके बाद हामिद इकबाल उस आदमी और उसके बेटे का सर काट देता है। और फिर कर्नल होने का फायदा उठाते हुए कैसे उसने अशरफ अली को फांसी पर लटका दिया तारा सिंह की मदद करने के जुर्म में। और उसी दिन हमीद इकबाल ने कसम खाई कि वो तारा सिंह को नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो 40 पाकिस्तानी फौजियों की मौत का जिम्मेदार है। और फिर हमें तारा सिंह की एंट्री दिखाई जाती है जो कि अभी भी ट्रक चला रहा होता है। और फिर वो जैसे ही ट्रक से उतर के आवाज़ लगाता है तो एक लड़का सामने आता है जो कि पिछली फिल्म के कैरेक्टर से बिल्कुल ही मिल रहा होता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये वही सेम कैरेक्टर है, लेकिन ये वो बंदा नहीं है क्योंकि वो पिछली फिल्म में मर गया था तारा सिंह को बचाते बचाते। और इस फिल्म में तारा सिंह उस लड़के को देख के कहता है कि ये बिल्कुल अपने चाचा पे गया है, जिस पर तारा सिंह थोड़ा सा भावुक हो जाता है। लेकिन फिर वो अपने ट्रक से उतर के आर्मी कैंप के अंदर चला जाता है जहाँ वो आर्मी ऑफिसर से मिलता है और आर्मी ऑफिसर उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख के आपकी तरह अफसर बने। फिर वो तारा सिंह को तो यहाँ पर बुलाने की वजह बताते हुए कहता है कि जंग का खतरा है, जंग हो सकती है और हमें तुम्हारे ट्रक्स चाहिए बैकअप के लिए। जिस पर तारा सिंह कहता है कि तारा सिंह तो देश की सेवा के लिए हमेशा से हाजिर है। और इतना कहकर तारा सिंह वहाँ से जाने ही वाला होता है कि अफसर उसे बताता है कि पाकिस्तान से तुम्हारे लिए कोई तोहफा आया है तुम्हारी बीवी के मायके से। फिर हम अगले सीन में तारा सिंह को उसके घर जाता हुआ देखते हैं जहाँ हमेशा उसके ट्रक की आवाज़ सुनते ही भागते हुए बाहर आती है, लेकिन वह तारा सिंह से टकरा जाती है और तारा के हाथ में जो संतरे होते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। और वो उसे बताता है कि सरगोदा से तुम्हारे लिए संतरे आए हैं और वो उसे अपने हाथों से खिलाता है, जिस पर कहती है आपका प्यार तो मेरे लिए बढ़ता ही जा रहा है। और फिर 22 साल पुराना गाना हमें HD में सुनने को मिलता है, उड़ जा काले कावा तेरे मुँह में चिकड़ पावा। अच्छा सॉरी, नहीं गाती। अब वो लोग गाना गा ही रहे होते हैं कि ये बंदा उन्हें आवाज़ लगाकर डिस्टर्ब कर देता है। इसके बाद तारा सिंह सकीना से पूछता है कि हमारा बेटा जीते कहाँ है, जिस पर सकीना कहती है उसने कहाँ होना है जी, वो तो अपने कॉलेज होगा। लेकिन गोली हंसते हुए कहता है कि नहीं कॉलेज नहीं, वो तो अपनी नाटक मंडली के साथ होगा। जिस पर तारा सिंह पूछता है कि कौन सी नाटक मंडली। और अगले सीन में हम जीते को नाटक की रिहर्सल करते हुए देख पाते हैं जहाँ पर वो महिवाल का किरदार अदा कर रहा होता है। जीते वहाँ पर अपनी एक्टिंग और मस्ती से सबको एंटरटेन कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीते का स्वभाव बहुत ही ज्यादा हंसमुख, शौक और चंचल है, लेकिन वो अपनी नाटक मंडली के साथ अपनी मस्ती में मगन होता है कि इतने में वहाँ तारा सिंह आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। तारा सिंह वहाँ से उसको घर लेकर आता है और उस पर गुस्सा करना शुरू कर देता है और सकीना से कहता है कि तुमने इसे बिगाड़ा है, मैं इसे अफसर बनता देखना चाहता हूँ लेकिन ये अपना वक्त जाया कर रहा है। जिस पर जीते कहता है कि उसे अफसर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, वो तो एक्टर बनना चाहता है, मुंबई जाना चाहता है। जिस पर तारा सिंह का हाथ उठते उठते रुक जाता है और वो अपने बेटे को ले जाके कमरे में बंद कर देता है और उसकी किताबें उसके सामने खोल के कहता है कि बैठो और पढ़ो और मेरे आने तक यहाँ से कहीं मत जाना। और सकीना से कहता है कि खबरदार तुमने इसे खाने के लिए कुछ दिया, अगर भूखा रहेगा तो खुद ही एक्टिंग का भूत इसके सर से उतर जाएगा। लेकिन तारा सिंह के घर से जाते ही जीते अपनी माँ से खाना मांगता है और वो उसे पहले तो मना कर देती है, लेकिन वो कहता है कि माँ बहुत भूख लगी है, कैसी माँ हो तुम, अपने बेटे को खाना नहीं खिला सकती, ये तो पुण्य का काम है। उसकी माँ उसे खाना तो देती है लेकिन कहती है कि तुम्हारी हरकत
हरकतों की वजह से मुझे तुम्हारे बाबा से झूठ बोलना पड़ता है। जिस पर जीते कहता है तो आप क्या चाहती हो, मैं भूखा रहूं? तो सकीना कहती है कि भूखे रहे तो हमारे दुश्मन। जिस पर जीते कहता है कि मतलब हमीद इकबाल। सकीना उसे समझाती है कि तुम ये सब नफरत भरी बातें अपने दिल से निकाल दो, लेकिन जीते कहता है कि उसने नानू को फांसी दे दी और नानू के गम में नानी भी तो चल बसी और आप चाहती हो कि मैं उसके बारे में बात भी ना करूं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीते का एक और रूप भी है जिसके दिल में हमीद इकबाल के लिए बहुत नफरत भरी पड़ी है। इतने में तारा सिंह घर में वापस आ जाता है और सकीना उसको खाना देती है और खाना खाते हुए पूछता है कि तुमने जीते को खाना खिला दिया? तो वो कहती है आपने ही तो मना किया था। तो तारा सिंह कहता है कि मैंने तो मना किया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बेटे को भूखा मार दोगी। तो तारा सिंह फटाफट खाने की थाली लेकर अपने बेटे के कमरे में जाता है, जिसे देखकर जीते पढ़ने की एक्टिंग शुरू कर देता है और जिसे देखकर तारा कहता है हाँ बेटे तुम ऐसे ही दिल लगा के पढ़ो, मुझे ना तुम्हारी फिक्र होने लगती है तुम्हारी इस तरह की हरकतें देख के, चलो अब खाना खा लो। फिर जीते तारा से मोटरसाइकिल की फरमाइश करता है, जिस पर तारा कहता है कि नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेके दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस पर सकीना कहती है आप ले दीजिए ना, बेटे का बहुत मन है। तो तारा सिंह मान जाता है, लेकिन वो इतने में देखता है कि उसने अपनी किताब के अंदर किसी हीरो की तस्वीर रखी, जिसे देखकर वो फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये अब यहाँ नहीं रहेगा, ये हॉस्टल में जाएगा वहीं पढ़ेगा, यहाँ रहकर इसका दिमाग खराब हो गया है। इतने नाराज होकर घर से बाहर निकलता है और जहाँ पे उसके और रिश्तेदार जो कि भूभी वगैरह जो कि पिछले फिल्म का हिस्सा थे वो सब भी आ जाते हैं और जीते की बहुत साइड लेते हैं। वो लोग तारा से कहते हैं कि जब तुम जवान थे तो तुमने भी तो अपनी जिंदगी एंजॉय की है, तुमने भी तो फिल्में देखी हैं, गाने गाए हैं और जो तुम्हारा मन किया तुमने किया है। जिस पर तारा कहता है तो हाँ मैं एक ट्रक ड्राइवर बन के रह गया ना, लेकिन ये मैडम जी को देखो, इन्होंने तो हॉस्टल में रह के पढ़ाई की है ना। जिस पर ताई जी कहती हैं कि हम इतनी दूर से जीते का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं और तुमने तो बच्चे को ही नाराज कर दिया है, अब कैसे हम उसका जन्मदिन मनाएंगे, तुम कैसे बाप हो। और फिर जीते के जन्मदिन पर जीते को मनाने के लिए तारा उसकी फेवरेट मोटरसाइकिल लेके आता है और फिर तारा जीते के साथ उसकी मोटरसाइकिल पे बैठता है और फिर आता है हम सब का चहीता गाना। यार दरअसल मुझे ये गाना बहुत ज्यादा पसंद है। गाने के एंड में हम देखते हैं कि सकीना जीते को एक तावीज़ पहनाती है और फिर रात को जीता सकीना के पाँव दबाने लगता है तो सकीना उससे पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहता है माँ मुझे एक्टर बनना है। तो सकीना कहती है बन जाना, लेकिन पहले चंडीगढ़ जाके अपनी पढ़ाई पूरी करो। और उसके बाद हम देखते हैं कि जीता चंडीगढ़ जा चुका है और उसके माँ बाप उसको बहुत मिस कर रहे हैं। जीता उन दोनों का दिल उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इतने में तारा सिंह को आर्मी की तरफ से मैसेज मिलता है कि जंग शुरू हो गई और उसे फौरन आना पड़ेगा अपना ट्रक लेकर। जब तारा सिंह बेस पर पहुंचता है तो वो देखता है कि चारों तरफ गोली बारूद चल रहा है। आर्मी अफसर तारा से कहता है कि तुम्हें ये आर्मर्ड ट्रक लेकर ऊपर तक जाना होगा, चले जाओगे, डरोगे तो नहीं। तो तारा सिंह कहता है कि आप दुश्मन से पूछोगे तारा सिंह किस चीज का नाम है, मैं अभी ट्रक लेकर ऊपर जाता हूँ। ट्रक के अंदर जंग का सामान था जैसे गोली बारूद मिसाइल वगैरह। तो तारा सिंह जब ट्रक को लेकर ऊपर जा रहा होता है तो चारों तरफ लड़ाई चल रही होती है। जब तारा सिंह ट्रक को लेकर पहाड़ी पर पहुंचता है तो उसकी भी सिपाहियों के साथ मुठभेड़ होनी शुरू हो जाती है। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी फौज की इस टुकड़ी को लीड करने वाला ऑफिसर और कोई नहीं जनरल हमीद खान है और वो अपनी दूरबीन से दूर से तारा सिंह को देख लेता है और वो कहता है कि दुश्मन को जीत के नशे में थोड़ा आगे आने दो। और इतने में हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी फौज के कुछ सिपाही और तारा सिंह आगे बढ़ रहे होते हैं और वहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। और अगली सुबह हम सकीना को देखते हैं जो कि लड़ाई में मारे गए लोगों की लाशों में तारा सिंह को देख रही होती है और रो रही होती है, लेकिन उसे तारा सिंह की लाश कहीं भी नजर नहीं आती। इतने में जीता भी वहाँ आ जाता है जिसे रोती हुई सकीना मिलती है और फिर वो उसी आर्मी ऑफिसर से बात करने उसके ऑफिस जाते हैं। वो ऑफिसर उनसे कहता है कि हमारे कई जवानों की जान गई है और हमारे कई ऑफिसर उनकी कैद में हैं, लेकिन ये एक जंग की सूरत हाल है और मैं वही करूंगा जो हिंदुस्तान के हक में बेहतर है। कुछ दिन गुजरने के बाद भी फौज कुछ नहीं करती, ना ही तारा सिंह का कुछ पता चल रहा होता। तो वो एक मिनिस्टर से बात करते हैं जो कि उसी ऑफिसर को बुला के उससे बात करता है, जिस पर वो आर्मी ऑफिसर कहता है कि हाँ हमारे 6 लोग उनकी कैद में हैं, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं वही करूंगा जो हमारे लिए मुल्क के लिए बेहतर है। इस वक्त मेरी प्रायोरिटी मेरा मुल्क। इसका मतलब ये था कि हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान में फंसे अपने फौजियों और तारा सिंह के लिए कुछ भी नहीं करने वाली थी। दूसरी तरफ सकीना इस गम में पागल हुए जा रही थी और उसे हर जगह तारा सिंह नजर आ रहा था और उसकी हालत भी पहले से बहुत खराब हो गई और वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। दूसरी तरफ जीते से अपनी माँ की ये हालत नहीं देखी जा रही थी और वो किसी भी तरह अपने बाप को वापस लाना चाहता था। तो उसे तारा सिंह की दराज से एक चिट्ठी मिलती है जिस पर पता लिखा होता है। तो जीता नकली पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स बनवा के और स्टीरियोटिपिकल मुसलमानों वाला हुलिया बना के, यानी टोपी, चादर, शलवार कमीज वगैरह इस तरह का हुलिया बना के पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाता है।
और अपनी माँ सकीना के लिए एक चिट्ठी छोड़कर जाता है जिसे पढ़कर वो बहुत रोती है। पाकिस्तान बॉर्डर पर हिंदुस्तान से आने वाले लोगों की चेकिंग हो रही होती है। जीते से पहले एक बूढ़ा आदमी अपनी चेकिंग करवा रहा होता है। वो उसके पेपर्स चेक करता है और उससे पूछता है कि हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं, तो वो कहता है अच्छे हैं, जैसे लोग होते हैं वैसे ही हैं। ये सुनकर पाकिस्तानी अफसर का खून खोल जाता है और वो अपने लोगों से उसको पिटवाना शुरू कर देता है। जीता ये सब बड़े ही गौर से देख रहा था और जब उसकी बारी आती है तो उससे भी ये एक सवाल किया जाता है कि हिंदुस्तान के लोग हम पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहते हैं। तो इस पर जीता कहता है कि वो कहते हैं कि अगर जंग हुई तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। जिस पर वो अफसर कहते हैं कि वो हमारे कर्नल हमीद इकबाल को नहीं जानते और अब की बार हम दुश्मन को छट्टी का दूध याद दिला देंगे। जिस पर जीता कहता है हाँ बिल्कुल, हम दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे। ये सुनकर पाकिस्तानी अफसर बहुत खुश हो जाता है और उसके पासपोर्ट पर मोहर लगा के उसे पास कर देता है। लेकिन जैसे ही जीता वहाँ से निकलता है तो वो रिलैक्स होता है, जैसे किसी बात के लिए शुक्र अदा कर रहा हो। उसके इस अजीब बिहेवियर को देखते वहाँ के एक अफसर को पता चल जाता है कि ये नकली पासपोर्ट पे यहाँ आया और यहाँ कोई इंडिया का जासूस है। लेकिन तब तक जीता वहाँ से निकल चुका था और वो अफसर उसके नाम के पोस्टर छपवा चुका था। पाकिस्तान में जीता पहुँचता है तारा सिंह के मुसलमान दोस्त के पास, जो कि पार्टीशन के टाइम पे इंडिया से पाकिस्तान आ गया था। वो उसे खाना देखता है, लेकिन जीता कहता है कि मुझे तो अपने पापा को ढूंढना है, तुम बताओ मुझे पापा कैसे मिलेगा। जिस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हारे छोटे नानू से मिलकर पता करवाया है, तुम्हारा पापा इसी शहर की जेल में है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। ये देखो मैंने जेल का नक्शा भी निकलवाया है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारी चुड़ैल चाची को भी यहाँ से भगा दिया, तो तुम आराम से खाना खाओ। फिर मेरे पास एक प्लान है जिसकी मदद से हम तुम्हारे पापे तक पहुँच सकते हैं। अगली सुबह पाकिस्तान के एक खाना बनाने वाले परिवार को दिखाया जाता है, जो कि आर्मी और जेल के लोगों के लिए भी खाना बनाते हैं। और इस परिवार में एक लड़की है मुस्कान, जिसे फिल्मों का बहुत ज़्यादा शौक है। अब गुल्लू यहाँ पर जीते को नौकरी दिलाने के लिए लाया ताकि वो अपने पापे तक पहुँच सके। लेकिन इतनी देर में एक फौजी हिंदुस्तान से आए हुए जासूसों के पोस्टर लेकर इनके घर आता है। मुस्कान के अब्बा वो पोस्टर मुस्कान को बिना देखे ही दे देते हैं और कहते हैं कि दीवार पे लगा दें, और कहते हैं कि एक लड़का आया, वो खाना बनाना चाहता है और उसे काम चाहिए, तुम देख लो कि उसे काम पे रखना है या नहीं। ये वही लड़का और जीते होता है, लेकिन जीते पहले ही उसके हाथ में वो पोस्टर देख लेता है और वो ये भी देख लेता है कि उन पोस्टर्स में से एक पोस्टर उसका भी होता है। लेकिन मुस्कान ने अभी तक वो पोस्टर्स नहीं देखे थे, तो वो एक प्लान बनाता है और मुस्कान के पास जाता है और उसे अपनी शायरी से बहलाने की कोशिश करता है। तो गुल्लू मुस्कान से कहता है कि ये वही लड़का है जिसे मैं खानसामा की नौकरी के लिए लाया हूँ, आप मेहरबानी करके इसको काम दे दे। तो वो कहती है मैं काम तो इसे दे दूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बिरयानी बना के दिखाए। वो कहता है हाँ, अगर मैं बातें अच्छी बना सकता हूँ तो मैं बिरयानी भी बना ही सकता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए, एक दूसरे को शायरी सुनाते हुए किचन तक चले जाते हैं और वो पोस्टर्स वो एक जगह रख देती है, जिसे जीता मौका पाते ही उन पोस्टर्स में से अपना पोस्टर निकाल के फाड़ देता है और बहुत अच्छी सी बिरयानी बना के सबको खिला देता है, जो कि मुस्कान को बहुत पसंद आती है और मुस्कान उसे काम पे रख लेती है। और फिर इसी गाने के अंदर हमें मुस्कान और जीते की केमिस्ट्री देखने को मिलती है और जीते ने मुस्कान के साथ साथ उसके घर वालों का दिल भी जीत लिया था और इस गाने के अंदर ही काफी वक्त गुजर चुका था। और फिर एक दिन मुस्कान अपने भाई से कहती है कि जीता जेल में खाना ले जाने वाले लोगों के साथ जाना चाहता है, क्योंकि वो जेल पर एक कहानी लिख रहा है। मुस्कान की बात सुनकर मुस्कान का भाई जीते को जेल में खाना ले जाने वालों के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके बाद मुस्कान जीते के पास आती और कहती है कि इस ईद पर हम अपने अब्बा से तुम्हें अपने लिए मांग लेंगे। तो जीता समझ जाता है कि मुस्कान उससे प्यार करने लगी है और अब वो अपने अब्बा को इस बारे में बता देगी कि वो मुझसे प्यार करती है। अगली सुबह मुस्कान के अब्बा उससे खाना बनवाने के लिए कहते हैं, जिस पर वो कहती है ये काम तो वो लड़का करने वाला था, लेकिन मुस्कान के अब्बा कहते हैं कि वो तो कल से ही गायब है, वो तो नज़र ही नहीं आया, लेकिन अब तुम एक काम करो, तुम ये काम कर दो। जिस पर मुस्कान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो परेशान हो रही थी कि आखिर जीता गया कहाँ। दूसरी तरफ जीता गुल्लू चाचा से बात कर रहा होता है कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती होगी, मैं अपने मकसद के लिए एक लड़की का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके जज्बात के साथ नहीं खेल सकता। इतने में मुस्कान भी वहाँ पर आ जाती है और वो ये सारी बातें सुन रही होती है। वहाँ पर जीता मुस्कान को देखकर सब सच बता देता है, उसे बता देता है कि मेरा असल नाम जीता है, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं मुसलमान नहीं हूँ और मैं यहाँ पर अपने अब्बा को बचाने के लिए आया हूँ और उन तस्वीरों में एक तस्वीर मेरी थी, जिसे सुनकर मुस्कान बहुत दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन एक रात रोने के बाद मुस्कान दोबारा जीते से मिलती है और उसे कहती है कि तुम मेरी कसम खाओ कि तुम जासूस नहीं हो, मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बा से मिलाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। जिस पर जीता मुस्कान की कसम खाता है कि मैं सच बोल रहा हूँ।
जिसके बाद एक और गाना आता है जिसमें मुस्कान और खुद को दुल्हन और जीते को दूल्हे के रूप में देखती है। और आज ईद का दिन था और जीता जेल के अंदर कैदियों को खाना परोस रहा होता है। इतने में कर्नल हमीद वहाँ अपने बेटे के साथ आता है, जो कहता है कि मुझे हिंदुस्तानी फौजी देखने हैं। जिस पर कर्नल हमीद पकड़े हुए हिंदुस्तानी फौजियों को बाहर लाने के लिए बोलता है। जीता भी कर्नल के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन फौजी उसे रोक लेते हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं तो सवैयां देने आया था। जिस पर मुस्कान आगे आ जाती है और कहती है कि ये हमारे साथ है, तो फौजी उससे सवैयां लेकर उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन इतने में हिंदुस्तानी फौजी बाहर लाए जा चुके थे। जीता बड़ी बेसब्री से उन फौजियों में से अपने पापे को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता और वो रोने लग जाता है और मुस्कान को बताता है कि पापा इनमें नहीं है। लेकिन इतने में उसे आवाज आती है कि कर्नल हमीद खान एक और फौजी के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है उसे कहाँ रखा है। तो वो दूसरा फौजी ऑफिसर उसे बताता है कि उसे स्पेशल सेल में रखा है, वो काफी उड़दम मचा रहा था। जिस पर कर्नल कहता है कि मौका देख के उसे जला देना। और रात को जीता अपने पापे को बचाने के लिए जेल का नक्शा लेके जेल के अंदर घुस जाता है और स्पेशल सेल में कैदी तक भी पहुंच जाता है और कहता है पापे 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 करके उसे बुलाने की कोशिश करता है और बिना उस कैदी की शक्ल दिखाए सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देख पाते हैं तारा सिंह तो अपने घर लौट आया, जिसे देखकर सकीना बहुत खुश है और वो बताता है कि मैं तो उस दिन पहाड़ी से नीचे गिर गया था और पानी के साथ बहता हुआ कहीं दूर निकल गया था। कुछ लोगों ने मुझे बचाया, लेकिन मैं कोमा में था और मेरे पास कोई चिट्ठी पत्री नहीं थी, तो वो इतला किसको देते। बहुत दिनों बाद आज मुझे होश आया और मैं वापस आया हूँ। मतलब तारा सिंह कभी पाकिस्तान गया ही नहीं था, ना ही वो दुश्मन की कैद में था। लेकिन तो सकीना कहती है पर जीते, जिस पर तारा सिंह भी पूछता है कि जीते जीते को क्या हुआ, कहाँ है। वो तो बताती है वो तो आपको लेने के लिए पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान का नाम सुनते ही तारा सिंह परेशान हो जाता है कि मेरा बेटा वहाँ क्यों चला गया। वो कहते हैं वो तो आपको बचाने के लिए गया है ना। तो तारा सिंह कहता है तुम लोग पागल हो गया, तुम लोगों ने उसे क्यों जाने दिया। तो वो कहती है हमें बताकर थोड़ी गया, चिट्ठी लिख के गया है हमारे लिए। तारा सिंह को उसकी चिट्ठी देते हैं और वो उसे पढ़ तो बेटे की चिट्ठी को सीने से लगाए तारा सिंह भी पाकिस्तान का सफर शुरू करता है। पाकिस्तान की सड़कों पर चलते हुए एक बंदा भीड़ में से उसके सीने पर क्रैश इंडिया का पोस्टर लगा देता है, जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है अपनी औकात से बढ़कर सपने नहीं देखने चाहिए और उस बंदे को धक्का मार देता है। फिर वो अपने दोस्त के घर पहुंचता है, जहाँ पे उसका दोस्त तो मौजूद नहीं होता, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे मौजूद होते हैं, जो कि पिछली फिल्म का हिस्सा थे। और उसकी बीवी हमेशा की तरह उसको बातें सुनाने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, मेरे मियाँ के पीछे पुलिस पड़ी है और वो उसे छुपना पड़ रहा है और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमें समाज में से बाहर निकाल दिया गया है। तारा सिंह उसकी बातें सुनकर उसके बेटों को कुछ पैसे थमा के वहाँ से चला जाता है। उसके बेटे नोट अपनी माँ को देते हुए कहते हैं कि माँ ये तो हिंदुस्तानी करेंसी है। तो उनकी माँ कहती है कि हिंदुस्तान की एक ही बात तो अच्छी है कि उनका पैसा हमसे डबल है। तारा सिंह फिर मुस्कान के घर जाता है और उसके घर के बाहर खड़ा होकर उसे छत पर देखता है, जहां उसकी आंखों में आंसू और सर पे पट्टी बंधी होती है। इतने में एक आदमी आकर तारा सिंह का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है, जो उसे उसके दोस्त गुल्लू के पास लेके जाता है और गुल्लू की हालत काफ़ी ख़राब होती है। वो कहता है देखो फौजियों ने मार मार के मेरा क्या हाल बना दिया गया, तुम्हारा बेटा उन्हीं के कब्जे में है। तारा सिंह उसे कहता है कि कहाँ है मेरा बेटा, मुझे वापस चाहिए। तो उस पर वो बताता है कि वो जेल के अंदर तुम्हें बचाने के लिए चला तो गया था, लेकिन वो दुश्मन के हाथों पकड़ा गया और वापस ना आ सका। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फौजियों ने जीते के साथ साथ मुस्कान को भी पकड़ लिया उसकी मदद करने के जुर्म में। और फिर हमीद खान उसको पानी के अंदर डिबो के उसको टॉर्चर करता है, उसे जबरदस्ती सिगरेट पिलाता है और उसे कहता है कि तू जिसकी औलाद है वो तुझे बचाने के लिए जरूर आएगा, मैं जानता हूँ। जीते कहता है कि तू शुक्र कर वो यहाँ पर ना आए। जीते कहता है कि तू शुक्र कर वो यहाँ पे ना आए, वरना वो तेरे इतने टुकड़े करेगा कि कोई भी गिन नहीं पाएगा। इस पर हमीद इकबाल को और गुस्सा आता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमीद इकबाल जीते को शहर के बीचों बीच लाया है सजा दिलाने के लिए, और वहाँ पर फौजियों की एक बड़ी तादाद और काजी साहब और बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। जीते को वहाँ पर बुरी हालत में लाया जाता है और काजी कहता है कि ये नौजवान हिंदुस्तान से पाकिस्तान जासूसी के लिए आया है और इतना ही नहीं, इसने मुस्कान के साथ रेप किया है। इसने उसे बहलाया फुसलाया और उसे हिंदुई बनाना चाहता है, यानी कि उसका मज़हब कन्वर्ट करना चाहता है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मुस्कान हामिद इकबाल के पांव पकड़ रही होती है और कहती है कि आप जीते को छोड़ दें, वो बेकसूर है, वो सिर्फ यहाँ अपने बाबा को बचाने के लिए आया है। जिस पर हमीद इकबाल कहता है कि तुम समझते नहीं हो, तुम्हें तो एक अजीम जंग का हिस्सा बनने का मौका मिला है, इसलिए तुम चुपचाप इन कागजात पर साइन कर दो कि जीते एक हिंदुस्तानी जासूस है और उसके इरादे बहुत ही ज्यादा नापाक हैं और उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया अपने मकसद के लिए। लेकिन मुस्कान की मना करने पर वो उसके परिवार को खत्म करने की धमकी देता है, जिस पर मजबूर होकर मुस्कान को दस्तखत करने ही पड़ते हैं।
और अब काजी साहब मुस्कान से जीते के सामने ये पूछते हैं क्या उसने ये दस्तखत अपनी मर्जी से किए हैं, जिस पर मुस्कान कहती है कि हाँ उसने अपनी मर्जी से किए हैं, जिस पर जीते टूट जाता है। जनरल हमीद खान कहता है कि आज मैं जीते को ऐसी सजा दूंगा कि हर हिंदुस्तानी याद रखेगा, बांध दो इसे तोप के मुंह के आगे। लेकिन जीते कहता है कि तुम्हारा कानून तो ये कहता है कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, जिस पर जनरल हमीद इकबाल कहता है कि तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा है कि तुम यह खो चुके हो, लेकिन हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। इतनी देर में भीड़ से तारा सिंह की आवाज़ आती है जो कि कहता है कि बेटा अपने बाप से मिलना चाहेगा। तारा सिंह को वहां पर देखकर हमीद इकबाल कहता है कि लो हमारा एक और दुश्मन यहाँ पर आ गया, आज बांध दो इसे भी तोप के आगे, मैं भी देखता हूँ आज ये क्या उखाड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों गदर 1 की रेफरेंस थी जहाँ सनी बाजी हैंडपंप उखाड़ लेते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ करता तारा सिंह के साथी वहाँ पर बम फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हड़दम मच जाती है और हर कोई भागने लग जाता है, जिसका फायदा उठाकर तारा सिंह जीते के पास पहुंचता है और उसे गले लगा लेता है। इतनी देर में पाकिस्तानी फौजी उनकी तरफ बढ़ते हैं तो सनी बाजी तोप को धक्का लगा के उनके ऊपर फेंक देते हैं और फिर तोप का ये एक पहिया उखाड़ के उससे ही सबको पीटना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जीते को भी एक्शन करते हुए दिखाया गया है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी फौजी यहाँ पर जीते को धर दबोचते हैं और कर्नल तारा सिंह को सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन तारा सिंह जब सामने आता है तो उसके हाथ में कर्नल का बेटा होता है और जिसकी गर्दन पर तारा सिंह का हाथ होता है, जिसे देखकर कर्नल अपने हथियार डाल देता है और तारा सिंह कर्नल की नज़रों के सामने अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और जाते जाते कर्नल के बेटे को वहीं छोड़ जाता है। दूसरी तरफ तारा सिंह फोन पर जीते की अपनी माँ से बात करवाता है, जिस पर अमीशा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है और तारा सिंह कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही जीते को लेकर वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद तारा सिंह के साथी ये कहते हैं कि निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, चारों तरफ फौज ने घेरा हुआ है, निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इतने में एक फौजी अंदर आता है जो कि कहता है निकलने का एक रास्ता है, सिलेंडर, लेकिन तारा सिंह उसको उठा के मटका मारता है और वहां से सभी भागने लग जाते हैं। फौजी पीछे पीछे तारा सिंह और जीते आगे आगे, लेकिन एक गाड़ी उनके सामने आ जाती है जिस पर तारा सिंह उठा लेता है हथौड़ा और उसके बाद वो हथौड़ा गाड़ी के ऊपर दे मार, जिससे गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है। उसके बाद सन्नी बाजी जो पेलते हैं ना फौजियों को हथौड़े के साथ, आहा क्या बात। फौजियों की धुलाई करने के बाद तारा सिंह और जीते एक चलते हुए फायर ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन फौजी उस ट्रक को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जीते पुल के नीचे चलने वाली रेलगाड़ी के ऊपर गिरता है जबकि तारा सिंह जमीन के पर, और ये दोनों यहाँ पर बिछड़ जाते हैं। जीते भीड़ में मुंह छुपाए फिर रहा होता है, लेकिन उसे अचानक से एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि तारा सिंह को यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के पास देखा गया है। तो जीते दीवार से लाहौर शहर का एक नक्शा उतार लेता है और उसे देखकर देखता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कहाँ है। इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है और जीते आगे आगे भागना शुरू कर देता है, छतों से कूदता हुआ, पुलिस उसके पीछे पीछे, लेकिन जीते उनके हाथ नहीं आता। दूसरी तरफ हमें एक आर्मी कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर यह बात हो रही होती है कि तारा सिंह कहाँ है, उसे भी ढूंढो। तो इतने में तारा सिंह वहीं पे आ जाता है और कहता है मेरा बेटा कहाँ है। मतलब दोस्तों अब यहाँ पर फौजियों की खैर नहीं थी और बिल्कुल ऐसा ही होता है। तारा सिंह एक एक फौजी को बिना सर्फ साबुन लगाए धो देता है। आम लोगों की नज़रों में भी तारा सिंह एक जासूस था, इसलिए तमाम लोग उसके पीछे दौड़ते हैं उसको मारने के लिए अपने हाथों में हथियार लेकर। लेकिन दोस्तों इतने में ही वहाँ पे हैंड पंप होता है जिसे तारा सिंह गौर से देखता है और इतने में ही सारे लोग वापस एक दूसरे से पीछे भागने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तारा भाई हैंड पंप उठा के सबको पीटना शुरू कर देंगे, तो इसलिए सब वैसे ही भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जीते एक औरत के घर में जाके छुप गया था। वो औरत जीते से कहते कि डरने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिया, अब तुम बाहर आ सकते हो, तुम भूखे हो गए, तुम खाना खा लो। जीते बहुत ही ज्यादा डरा होता है, पहले तो बाहर नहीं आ रहा होता, जिस पर वो औरत कहती कि विश्वास करो तुम्हें कुछ नहीं होगा, बाहर आओ खाना खाओ। जीते कहता है लेकिन पापे भी भूखा होगा ना, उसने भी कुछ नहीं खाया होगा, मैं एक काम करता हूँ मैं ये रोटियां अपने साथ ले लेता हूँ। जीते वो रोटियां अपने जेब में लपेट लेता है, जिस पर वो औरत कहती है तुम ये भी ले लो। वो कहता है नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ से जाने वाला हूँ। लेकिन वो औरत कहती है कि तुम ऐसी हालत में कहाँ जाओगे, तो वो कहता है मैं नहीं चाहता मेरी मौसी पर कोई मेरी वजह से आ जाए। जिस पर वो औरत कहती है मौसी, तो वो कहता है हाँ क्योंकि मेरी माँ पाकिस्तान से है तो मुझे मौसी पाकिस्तान के अलावा और कहाँ मिलेगी। इतना कहकर जीते वहाँ से चला जाता है और वो औरत थोड़ी भावुक हो जाती है। जीते खाना लेकर एक रास्ते से जा रहा होता है कि फौजी उसे देखकर गोली मार देते हैं। तारा सिंह भी भागते भागते कुछ समय बाद उसी जगह पर आ जाता है जहाँ जीते को गोली लगी थी, और वहाँ पर उसे जीते का वही तावीज़ जो उसकी माँ ने पहनाया था वो नजर आता है और उसके अलावा गिरी हुई रोटियाँ। जिस पर वो कुछ पाकिस्तानी लोगों को बात करते हुए सुनता है कि जालिमों ने उसे गोली मार दी, लेकिन बाप को मिलने की तड़प ही ऐसी होती है कि वो उनसे बच निकला।
तारा सिंह एक कब्रिस्तान में बैठकर और अपने रब से ये दुआ कर रहा होता है कि उसका बेटा उसे मिल जाए। इतने में उसे अपने बेटे की गाना गाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है। तो उसके बाद तारा सिंह वो गाना आगे गाना शुरू कर देता है और उसका बेटा उसकी तरफ चलना शुरू कर देता है और फिर वो मिलाकर दोनों मिल जाते हैं। इतने में तारा सिंह के साथी भी वहाँ आ जाते हैं, जो वो उन्हें वैन में बिठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं और उनका प्लान ये होता है कि वो एक ऐसे रास्ते से जहाँ से स्मगलिंग का सामान आता जाता है, तारा सिंह और जीते को वापस हिंदुस्तान भेज देंगे। दोस्तों, इन लोगों के साथ मुस्कान का अब्बा भी होता है, जो कहता है कि मेरी मुस्कान की खुशी आप मुझे वापस कर दें। वो जीते से प्यार करती है, तो जिस पर तारा सिंह कहता है कि आपकी बेटी हमारी बेटी है, वो उसे हम साथ ले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि मुस्कान के अब्बा और उसके घर वाले मुस्कान को जीते के साथ विदा कर रहे हैं। भैया, ऐसी सिचुएशन में भी फुल ऑन विदाई वाला ड्रामा चल रहा है, मतलब लाइक सीरियसली। और फिर वो अपनी वैन के अंदर जा रहे होते हैं कि अचानक से वैन के ड्राइवर को गोली लगती है और वैन ट्रक से टकरा जाती है। वो लोग गाड़ी से निकलकर भागना शुरू करते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पर हेलीकॉप्टर से हमीद इकबाल आ जाता है, जिसके पास मुस्कान के घर वाले और तारा सिंह के साथी थे। और वो मुस्कान के भाई को उठाकर हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता और कहता है कि तुम लोग सरेंडर कर दो, वरना मैं एक एक करके सबको नीचे फेंक दूंगा। इस पर तारा सिंह सामने आ जाता है। अब हमीद इकबाल ने यहाँ पर तारा सिंह, मुस्कान और जीते को बांध के रखा होता है और वो कहता है आ गया ना मेरे शिकंजे में। और वो उन लोगों को मारते पीटते हुए ये कहता है कि तुम लोग हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ। जिस पर फाइनली सनी बाजी इस दफा अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि मैं अगर हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बाद वो जीते के साथ जबरदस्ती करने लगता है कि वो भी नारे लगाए, जिस पर सनी बाजी अपने हाथ और रस्सियों से छुड़ा लेते हैं और खंबा भी उखाड़ देते हैं और उसी खंबे से सबकी पिटाई शुरू कर देते हैं। फिर जीता मुस्कान को भी छुड़ा लेता है रस्सियों से और फिर इतने सारे फौजी और सनी बाजी अकेले एकदम जबरदस्त एक्शन। लेकिन इतने में सनी बाजी के साथ ही वहाँ पर तोप लेके आ जाते हैं और उन्हें तोप में बैठने के लिए अपने साथ बुलाते हैं। तो जीते, मुस्कान और तारा सिंह सब जाके उस तोप के अंदर बैठ जाते हैं। पाकिस्तानी फौजी भी उस तोप के पीछे अपनी गाड़ियां और तोप लगा देते हैं, लेकिन लगातार अटैक करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों, गोलीबारी लगातार चलती रहती है और तारा सिंह की टीम ने दुश्मन की आधे से ज्यादा फौजी मार गिराए थे और अब एक जगह आके तारा सिंह की तोप रुकती है और तारा सिंह जाकर हमीद इकबाल की गर्दन पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों, इतने में वहाँ पे हिंदुस्तानी फौज की एंट्री होती है, जिस पर हमीद इकबाल हिंदुस्तानी फौज के ऑफिसर से कहता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, मैं पाकिस्तानी फौज का कर्नल कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं हूँ। जिस पर हिंदुस्तानी फौज का ऑफिसर कहता है कि तुम जो कोई भी हो, लेकिन इस वक्त तुम हिंदुस्तान की धरती पर हो और ऑफिशियली अभी तक इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं शुरू हुई, इसलिए यहाँ किसी को पता भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अब मैं अपना मुंह दूसरी तरफ करूंगा और तारा सिंह तुमसे अपना हिसाब बराबर करेगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया सीन था वैसे तो। जिसके बाद तारा सिंह तलवार उठाकर हमीद इकबाल की तरफ बढ़ता है, जिस पर हमीद इकबाल अपने हाथ जोड़ लेता है और कहता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे बख्श दो। जिस पर तारा सिंह कहता है कि मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं, तुमने तो मजलूमों के सामने गीता और कुरान रख के उन्हें मारा है, तुमने लोगों के परिवार उजाड़ दिए। हमीद इकबाल कहता है कि मेरा परिवार भी तो पार्टीशन के दंगों में मारा गया था। जिस पर तारा सिंह कहता है कि वो एक हादसा था और उसमें कई परिवार उजड़ गए और तुमने उस हादसे का सहारा लेकर कई मजलूमों को मारा है। और फिर तारा सिंह मुस्कान और जीते को दोनों को हमीद इकबाल के सामने खड़ा कर देता है और कहता है मुस्कान है कुरान शरीफ और जीते है भगवत गीता, तो तुम एक काम करो, दोनों में से एक को चुन लो और अपनी जान बचा लो। जिस पर वो कहता है दोनों एक ही हैं तो क्या फर्क पड़ता है। जिस पर तारा सिंह कहता है कि अगर तुम दोनों में से किसी एक को भी मानते होते तो आज तुम जैसे हो वैसे ना होते। तो हमीद इकबाल जीते को चुन लेता है, जिस पर तारा सिंह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों बच्चों को गले नहीं लगा सकते थे, और अगर तुम अपने पैगंबर की बात मानते होते तो तुम मजलूमों की जान कभी ना लेते, जाओ मैंने तुम्हें बख्श दिया। इतना कहकर तारा सिंह मुस्कान और जीता को अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन हमीद इकबाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहां पर ही वो राइफल को उठाकर तारा सिंह को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन फौजी उसे मार देते हैं। जिसके बाद वो आर्मी ऑफिसर तारा को कहता है कि हमीद इकबाल तो अपने अंजाम को पहुंच गया और तुम चाहते थे कि तुम्हारा बेटा मेरी तरह एक आर्मी ऑफिसर बने, तो मुझे लगता है कि ये ऑफिसर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। नहीं मतलब यहाँ पर जीते को फौज में भर्ती कर लिया जाता है। नहीं मतलब सच में ऐसा होता है क्या? होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मतलब ऐसे ही भर्ती कर लिया। और फिर हम आखिरी सीन में जीते को अपनी माँ से मिलते हुए देखते हैं, वो भी हिंदुस्तानी फौज की वर्दी में। नहीं मतलब कमाल नहीं हो गया। तो यहाँ पे पूरा परिवार फिर से इकट्ठा होता है और इनमें अब मुस्कान भी शामिल। तो दोस्तों, ये थी 22 साल बाद आई गदर 2 की कहानी। पर्सनली फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी और स्पेशली जो इसके गाने हैं यार, आई जस्ट लव दीज सॉन्ग्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।